मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने हीट एक्सचेंजर स्टार्ट किया था। तो हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस दैट कैन ट्रांसफर मीन्स इट इज़ अ डिवाइस और से इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट कैन हेल्प टू ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन फ्लूइड टू द अनदर फ्लूइड। बोल सकते हैं हम लोग ने स्टेटमेंट दिया था फ्रॉम वन मतलब फ्रॉम हॉट सरफेस टू द कोल्ड सरफेस, या ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर। उसके बाद हमने अभी लास्ट टाइम आपका सिलेबस का पार्ट रह गया था, तो देख लीजिए। बेसिकली आपको हीट एक्सचेंजर क्या है उसके बारे में पढ़ना था। देन आफ्टर उसके क्लासिफिकेशंस क्या है। तो जनरली क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे आपको एक डेफिनेशन का पार्ट आता है। अगर 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक आएगा। देन हीट एक्सचेंजर एनालिसिस में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। उसके बाद ये जो है LMTD, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, इसके ऊपर आइदर एक डेरिवेशन आएगा और न्यूमेरिकल आएगा, ये कंफर्म आता ही आता है। कंडेंसेशन इवापोरेशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको डीपली पढ़ना है, इसलिए इसमें उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इससे न्यूमेरिकल करना है। फॉलिंग फैक्टर्स क्या होता है, तो जनरली पाइप के अंदर में जो स्केलिंग की प्रॉब्लम आती है तो पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो वो कितनी कम होती है उसके लिए हम लोग फॉलिंग फैक्टर कहते हैं। सिमिलरली करेक्शन फैक्टर, मतलब एक अगर ट्यूब है तो वो फॉलिंग फैक्टर हो गया, और अगर मल्टी पास हो जाता है तो उसको हम लोग करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। अब लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो है, ऊपर देखो चौथा नंबर जो है LMTD जो है, वो LMTD हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर दिया हुआ रहता है, हॉट फ्लूइड का भी और कोल्ड फ्लूइड का भी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास केवल इनलेट टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें पूरा इफेक्टिवनेस या डिज़ाइन करना है हीट एक्सचेंजर का सॉरी हीट एक्सचेंजर का डिज़ाइन करना है, तब आपको इफेक्टिवनेस NTU मेथड आता है। ठीक है, उसके बाद हीट पाइप क्या है और कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स किसे कहते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो लास्ट टाइम हमने हीट एक्सचेंजर का मतलब डेफिनेशन पार्ट पढ़ा था। फिर बोल रहा हूँ क्या, इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन हेल्प और से इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर टेक्स प्लेस। नीचे में आप उसका पॉइंट दे के लिख सकते हो कि दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट फ्लू एग्जॉस्ट गैसेज टू द फ्रेश वन। This type of exchanges are used in air to air flow heat transfer, air to liquid heat transfer, gas to fluid heat transfer, fluid to gas heat transfer, and fluid to heat transfer. और उसके आप चाहो तो एक दो एग्जांपल्स लिख सकते हो। उसके बाद क्लासिफिकेशन आया, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट आपको याद रखना है क्या, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर और नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में क्या हुआ, जहाँ पे हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड डायरेक्टली कम मतलब एक दूसरे के डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट में आते हैं, कूलिंग टावर बेस्ट एग्जांपल है। और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में रिक्यूपरेटर एंड रीजनरेटर। ठीक है, इसी पे आपने ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स लिखे थे। रिक्यूपरेटर तक हो गया था। अब इसके बाद था अकॉर्डिंग टू, ओके ये भी हम पढ़ लिए थे। पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, ये दोनों हो चुका था। क्रॉस फ्लो भी हो चुका था। अब यहाँ आए थे हम लोग मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें कॉन्सेंट्रिक ट्यूब पर होते हैं। एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक ट्यूब का मतलब क्या होता है कि एक फ्लूइड डायरेक्टली एंटर कर रहा है फ्रॉम सेल साइड, और दूसरा फ्लूइड ट्यूब पहला फ्लूइड जो है वो ट्यूब साइड से एंटर करेगा, और दूसरा फ्लूइड जो है वो सेल साइड से एंटर करेगा, और ये दोनों जो हीट ट्रांसफर करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रिक ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक ट्यूब टाइप ऑफ ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स को हम लोग टैबुलर हीट एक्सचेंजर्स भी बोलते हैं, या पाइप इन पाइप हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं, और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स भी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या रहता है कि एक पाइप के अंदर में दूसरा पाइप लगा रहता है और उसके बेसिस पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, इन फ्यूचर अगर आप मतलब
नेक्स्ट टाइम जब भी कॉलेज आओगे तो इसके प्रैक्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब परफॉर्म करने को मिल जाएंगे। दूसरा है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो मैंने पहले बताया, वर्ड से समझ में आना चाहिए। सेल है और सेल के अंदर में ट्यूब रखे हुए हैं। ठीक, तो इसका डिज़ाइन ये देखो, ये है। ठीक, ये हमारा सेल है और इसके अंदर में ये ट्यूब्स लगे हुए हैं। ठीक, अब देखो होता क्या है, मैं जब यहाँ से देखो, ये जो ट्यूब का इनलेट है, ट्यूब का जो इनलेट है, मैंने यहाँ से जब पानी इसमें डाला तो पानी क्या करेगा, ये मतलब आपका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये देखो ट्यूब जो है आ, इसके अंदर से फ्लो करेगा ना। यहाँ पे उन्होंने पहले से ब्लॉकर्स लगा के रखे हैं। ये ब्लॉकर्स क्या करेंगे, पानी को फ्लो नहीं होने देंगे, उल्टा बोल रहे हैं। ब्लॉकर्स यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं जिससे ये इसमें पानी फ्लो नहीं होने देंगे, और यहाँ से इस तरह डायरेक्शन में जो है वो वाटर फ्लो हो रहा होगा। अब वाटर यहाँ से फ्लो होता रहता है और आउटलेट से वो बाहर निकल जाएगा। अब उसका दूसरा देखो, सेल का इनलेट। सेल का इनलेट ये है, तो हम यहाँ पे ये देखो, ये बफल्स लगा के रखे हैं। ठीक है, बफल्स क्या कहते हैं, तो जो हमारा हॉट फ्लूइड है उसको हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि भाई वो कैसे मूव करेगा। तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसके बाद ये पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक आएगा, इसके बाद यहाँ, देन यहाँ। इससे क्या होता है, इससे एक्सटेंशन टाइम बढ़ जाता है, और ये एक्सटेंशन टाइम जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा उतना ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के लिए मतलब टाइम मिलेगा, और अल्टीमेटली हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छे से होगी। उसके बाद ये जो है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये एन नंबर ऑफ डिज़ाइंस में अवेलेबल है। और ये डिज़ाइन आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको वर्ड याद करना है, TEMA। ठीक है, तो TEMA क्या होता है, तो ये है ट्रैवलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इन्होंने एन नंबर ऑफ डिज़ाइंस, मतलब आप नेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसमें एन नंबर ऑफ डिज़ाइंस दे के रखे हैं कि आप वो डिज़ाइंस को यूज़ करो और उसी के अकॉर्डिंग फिर हीट एक्सचेंजर का मैन्युफैक्चर करो। अच्छा, दूसरी बात क्या, कि ये टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है, मतलब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में 7 ट्यूब हीट एक्सचेंजर की यूज़ की। चलिए, उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। तो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर के लिए एक्चुअली आपकी बुक ने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, इसके लिए दो वर्ड्स याद कर लो। एक है, इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग इसको बीटा से डिनोट करते हैं, सिर्फ है, ठीक है। अगर बीटा की वैल्यू अगर 700 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ठीक, मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब से अगर ज़्यादा हुई तब हम उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स। और एक और इसी पे वैल्यू दी हुई है 300 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। अब बोलोगे सर पहले बताइए ये मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब क्या है, तो ये रेशियो है सरफेस एरिया अपॉन इट्स वॉल्यूम पर। मतलब हीट एक्सचेंजर का कितना सरफेस एरिया है और उस एरिया से अगर मैं उसके टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मुझे उसकी वैल्यू बताएगा कि उसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू कितनी है। अब अगर गैस टू गैस हो रहा है, ठीक है, या गैस टू लिक्विड हो रहा है या लिक्विड टू गैस हो रहा है, और उस समय अगर इसकी वैल्यू 700 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होगी तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि इट इज़ ऐसा, इट इज़ कॉम्पैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। और अगर लिक्विड टू लिक्विड हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और तब बीटा की वैल्यू अगर 300 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होगी तब हम उस सिस्टम को बोलेंगे कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपका ह्यूमन लंग्स है और दूसरा रेडिएटर्स है। तो आप ऑब्जर्व करना, नेट पे आज सर्च करना कि रेडिएटर और ह्यूमन लंग्स का जो है वो मतलब एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो लंग्स है और दूसरा रेडिएटर है उसे हम लोग कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स कहते हैं। चलिए, फिन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स, तो इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कब,
तो जब हमने कंडक्शन पढ़ा था तब हमने बताया था कि एक्चुअली जब नेचुरल कन्वेक्शन या कंडक्शन होता है, मतलब एयर की हेल्प से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, तो एक सिंपल सरफेस ले लें और सरफेस से अगर हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर हमने उसमें फिन लगा दिया गया, और फिन कैसे है तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पढ़े थे कि एक रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रैवुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। तो इस तरीके के अगर फिन्स लगा दी गए तो उससे क्या हो सकता है कि उसकी इफ़िशियंसी जो है या रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग इसलिए फिन टाइप हीट एक्सचेंजर्स यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा फिन टाइप में क्या होता है, हम ऐसे करके फिन्स लगा देते हैं, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, तो आपका इंजन, आपकी जो बाइक है, बाइक का जो इंजन है मतलब सिलेंडर का पार्ट है, आप देखो उसमें ऐसे करके फिन्स लगे हुए रहते हैं। तो ये जो फिन्स लगे हुए रहते हैं इसे ही क्यों लगाते हैं, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए, अल्टीमेटली इंजन कूल हो सके। चलिए, फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लूइड। फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, दो वर्ड्स आते हैं, कंडेंसर और इवापोरेटर। तो पहले मैं आपको बता दूं, देखो लिक्विड जो है अगर वो हमने कंडेंस कर दिया, मतलब उसको सॉलिडिफाई कर दिया, तो सॉलिडिफाई करने के बाद वो कुछ वेपर्स रिलीज करते हैं, तो हम उन वेपर्स को कंडेंसर बोलते हैं। कब, जब लिक्विड सॉलिडिफाई हो। लेकिन अगर लिक्विड को हमने गैसीफाई कर दिया, ठीक है, मतलब गैसीफाई करने का मतलब हुआ कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हम रीच कर गए और उस समय जो वेपर्स फॉर्म होंगे उसको हम लोग इवापोरेटर बोलेंगे। और अगर हमने उसका बॉयल फ्रीजिंग पॉइंट अचीव कर लिया और उससे जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे हम उसको कंडेंसर बोलते हैं, ठीक। अब जब हीट एक्सचेंजर में कंडेंसर और इवापोरेटर की बात आएगी तो आपको दो वर्ड्स याद रखना। दो वर्ड्स क्या, कि इन टर्म्स ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर में क्या होता है, तो कंडेंसर में आपका हॉट फ्लूइड टेम्परेचर एज इट इज मेंटेन रहता है, लेकिन आपका जो कोल्ड टेम्परेचर है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। मतलब क्या, तो समझो जस्ट एक आइस का चैम्बर, आपने आइस क्यूब लिया, उस आइस क्यूब को इन्वायरमेंट में रख दिया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो 24 का 24 का। लेकिन ये जो आइस है, ये आइस जब आपका 0 या -4 डिग्री, -4 डिग्री सेल्सियस पे था, तो ये अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, और उसके बाद मतलब अल्टीमेटली टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इन केस ऑफ कंडेंसर द हॉट फ्लूइड टेम्परेचर रिमेन्स थ्रू आउट द सिस्टम, बट कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर आर इंक्रीजेस। क्लियर। चलिए, दूसरा वर्ड आता है इवापोरेटर का। इवापोरेटर में क्या होता है, तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या, कि अब देखो वही, मतलब केस वही हुआ, बाहर का टेम्परेचर जो है वो 24 एज इट इज़ मेंटेन रहा, लेकिन जो आपका वाटर का टेम्परेचर है, वो वाटर का टेम्परेचर मान लो 24 डिग्री सेल्सियस है, तो धीरे 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 वो 80, 90 और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच के वो इवापोरेट हो जाएगा। एक मिनट, the temperature of cold fluid remains same and the hot fluid temperature, sorry, drop, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो ऊपर से नीचे के आने की बात कर रहे हैं कि जब इवापोरेट हो रहा है तो इवापोरेशन के वक्त में ये वेपर्स बनने लग जाएंगे। अब वेपर्स बनने के बाद क्या है, हमने इसको छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया, तो ओपन छोड़ने के बाद क्या होता है, तो ये जो वेपर्स है इनका धीरे 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 टेम्परेचर डिक्रीज होकर 24 आ जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखा है, द फ्लूइड रिसीव लेटेंट हीट फ्रॉम द हॉट फ्लूइड, इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट द फ्लू गैसेस हॉट फ्लूइड रिजेक्ट द हीट एंड सेम इज गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड इन द बॉयलर, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, तो इसने क्या किया, ट्यूब इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल लिया कि अंदर में जो है वो हॉट फ्लूइड बहा रहा है, ये देखो हॉट फ्लूइड लिखा,
और बाहर की ओर कोल्ड फ्लूइड है। तो जब हॉट फ्लूइड अंदर से बह रहा है तो वो क्या करेगा, अपना रेडिएशन के फॉर्म में हीट को जनरेट करेगा, और ये हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कोल्ड फ्लूइड जो है वो हॉट हो जाएगा और हॉट जो है अल्टीमेटली कोल्ड होगा। तो जब मैं ये देखो इसने डायग्राम से शो ऑफ किया ना, इसमें जो अल्टीमेट पार्ट होता है वो इनर वाले ट्यूब का होता है। तो इनर वाले अगर ट्यूब की बात करोगे, ये देखो ये दिखाया है, तो उसने बोला कि इनर टेम्परेचर अगर मेरा टी आई है और आउटर टेम्परेचर टी नॉट है, तो इनके बीच में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, तो अंदर जो फ्लूइड है उसका कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा वो एच आई होगा, इनर वॉल का एरिया ए आई होगा। उसी तरीके से इस वॉल का जो थिकनेस है, आई थिंक इसको मेरे को एक्स लेना नहीं, इसको मेरे को आर लेना चाहिए। क्यों आर लेना चाहिए, तो जनरली आप क्या लिखते हो यहाँ पे आर नॉट, आर आई लिखते हो, और यहाँ पे क्या लिखते हो, तो आर नॉट लिखते हो। याद है आपको, आपने ये पहले से करके रखा हुआ। तो हमने क्या किया, इसका एक एनालॉग फॉर्म बनाया। एनालॉग फॉर्म में बताया कि अंदर वाला जो है वो कन्वेक्शन है, बाहर वाला जो है वॉल से जो ट्रांसमिट हो रहा है वो कंडक्शन है, और फिर बाहर मतलब इस पॉइंट से एटमॉस्फेयर में जो फ्लो हो रहा है वो अगेन कन्वेक्शन है। ठीक है, तो कन्वेक्शन के और कंडक्शन के टाइम पे आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता था, तो ये क्या था भाई, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, बराबर है। और हम लोग क्या लिखते थे, तो ये लिखते थे डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन के इंटू ए, बराबर है। ये सिंपल केस की बात कर रहे हैं ना, प्लेन केस की। और दूसरा केस जो था वो क्या था, Q इज इक्वल टू एच इंटू ए, मैं अभी डी टी बस लिख देता हूँ ना, क्योंकि मेरे को डी टी ही सही लेना चाहिए। तो डी टी अपॉन 1/h इंटू ए, बराबर है। तो देखो जब मैंने कन्वेक्शन का केस लिया तो कन्वेक्शन में क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 1/h इंटू ए, और जब कंडक्शन का केस आएगा तो डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन के। अब देखो डी एक्स किसके लिए था, तो सिंपल केस के लिए था। अब यहाँ पे क्या है, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। तो सिलेंडर के केस में आपका जो ये इक्वेशन था ये था नेचुरल लॉग आर नॉट अपॉन आर आई, बराबर है। मतलब अब आपका इक्वेशन क्या बना, तो इक्वेशन बना डेल्टा टी अपॉन आर टी एच, और डेल्टा टी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ टी वन माइनस टी टू या टी आई माइनस टी नॉट। अच्छा ये क्या है, कंडक्शन, तो 1/hi इंटू ए आई, प्लस ये कन्वेक्शन, सॉरी ये कंडक्शन नेचुरल लॉग आर नॉट अपॉन आर आई, ये आपका एक्स की वैल्यू थी अपॉन 2 पाई के इंटू एल। तो ये आपने उसमें से फॉर्मूले से निकाला है, लास्ट टाइम आपने ये क्वेश्चन जनरेट किया था, प्लस 1/h0 इंटू ए नॉट, ये आपका अगेन कन्वेक्शन है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब U इंटू ए इंटू डेल्टा टी। अब U A इंटू डेल्टा टी को क्या मैं इनर और आउटर में अलग अलग कर सकता हूँ, तो क्या हो गया, तो ये आया U I इंटू ए आई इंटू डेल्टा टी, और इज इक्वल टू U नॉट इंटू ए नॉट इंटू डेल्टा टी। चलिए, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये इक्वेशंस को ये और ये इक्वेशंस को एक दूसरे से कोरिलेट करना है। तो कोरिलेट करने के लिए, अच्छा यू क्या है आपको पता है ना, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और आर नॉट और आर आई जो है आउटर एंड इनर रेडियस है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। अच्छा डेल्टा टी अपॉन आर टी एच को ये देखो यहाँ पे ही मैं क्या इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा टी अपॉन 1/u इंटू ए। तो ये चीज़ यहाँ पे उसने लिखा है 1/u इंटू ए, और 1/u आई इंटू ए आई, और 1/u नॉट इंटू ए नॉट इज इक्वल टू क्या, तो इज इक्वल टू में हमारे पास जो पहले से लिखा हुआ था डेल्टा टी अपॉन दिस होल टर्म। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जब मैंने एक दूसरे को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पे यू आई इंटू ए आई क्या हुआ, तो वन अपॉन एच आई ए आई प्लस 1/, एच नॉट ए नॉट प्लस नेचुरल लॉग आर नॉट अपॉन आर आई डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल। अब इसमें क्या है,
भाई मुझे ये ए नॉट भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट चाहिए था। तो मैं इस ए नॉट को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर ए नॉट को मल्टीप्लाई करूँ तो सिंपल स्टेप में ले लेता हूँ, 1/u0 इधर लेके गया और ये सारे टर्म्स को इस तरफ ले आया। तो देखो ए नॉट अपॉन ए आई इंटू एच आई प्लस 1/h0, क्योंकि ए नॉट कट गया, प्लस ए नॉट नेचुरल लॉग आर नॉट अपॉन ए आई डिवाइडेड बाई 2πkl इज इक्वल टू 1/u0। सिमिलरली आपको 1/u आई के लिए भी ऐसे करना है। ये पार्ट याद रखिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी थर्मल इंडस्ट्री में गए तो आपको ये मतलब जनरली डेफिनेशन पार्ट में ये पूछता है ऐसा। चलिए, अब टॉपिक आता है हीट एक्सचेंजर एनालिसिस। तो हीट एक्सचेंजर एनालिसिस के लिए आपके पास जो वेल नोन इक्वेशन है, क्या है वो वेल नोन इक्वेशन? Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बात याद रखना है आपको कि जब डेल्टा टी वर्ड डिफाइन करेंगे ना, तो हॉट फ्लूइड के लिए डेल्टा टी की वैल्यू अलग हो जाएगी और कोल्ड फ्लूइड के लिए अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, जब हॉट फ्लूइड की बात करेंगे तो हॉट इनलेट माइनस हॉट आउटलेट बात करेंगे, लेकिन जब कोल्ड की बात करेंगे तो कोल्ड आउटलेट माइनस कोल्ड इनलेट बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, बस ये याद रखना है कि आपको हायर टू लोअर लिखना है। और एम डॉट एच का मतलब होता है मास फ्लो। आपको यूनिट याद रखनी है कि केजी पर सेकंड में इसको होना है। तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना वो क्या क्या बना? तो एम एक्स सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच नॉट। दूसरा बना एम सी सी पी सी टी सी नॉट माइनस टी सी आई। और तीसरा आपको जो याद रखना है वो लिखना है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू इट्स एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, या बाद में आप इसको पढ़ोगे लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ये आपको अभी आएगा दूसरे दिन, ठीक है। ये देखो उसने लिख दिया है इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, inlet and outlet temperature of cold fluid in degree Celsius. U is the overall heat transfer coefficient and theta m, या इसको मैं डेल्टा टी एम बोलता हूँ, इसी को बोलेंगे लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। चलिए, इसके बाद लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस का आपका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, तो कल आपको आपकी नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट मतलब ये डेरिवेशन पार्ट अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो इन फ्यूचर आपको तकलीफ होगी। आज की अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। भाई किसी को कुछ प्रॉब्लम है?